साल 2008 पूर्वांचल की एक सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। तभी अचानक एक काफिले की तरफ तबातोड़ गोलियां चलने लगी। कुछ सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। गोलियों की आवाज से गाड़ियां हिलने लगी, कार के शीशे चकनाचूर हो गए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। हमलावरों का निशाना कोई आम आदमी नहीं था, निशाने पर थे एक सांसद। वो सांसद थे योगी आदित्यनाथ। आज भी बहुत चर्चित बात नहीं, योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, एक कॉमन नॉलेज नहीं कुमार। अगर वो अपनी उस ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके भागो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ पर हमला क्यों हुआ था और पूर्वांचल की सड़कों पर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने आने वाले वक्त की पूरी कहानी बदल दी थी। यह कहानी पूर्वांचल के सबसे खूंखार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच उस ऐतिहासिक दुश्मनी की है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध और सत्ता के पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए कहानी शुरू से समझते हैं। 90 के दशक के अंतिम सालों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और बनारस के पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी का नाम एक दहशत की तरह गूंजता था। सरकारी ठेके, रेलवे स्क्रैप, खनन और शराब का पूरा सिंडिकेट मुख्तार के इशारे पर चलता था। जेल उसके लिए सजा काटने की जगह नहीं थी, बल्कि उसकी समानांतर सत्ता का कंट्रोल रूम हुआ करती थी। जेल के अंदर एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, पसंदीदा खाना और यहाँ तक कि अधिकारियों का हुक्म बजाना सब कुछ खुलेआम होता था। मुख्तार का खौफ ऐसा था कि गवाह अदालत पहुंचने से पहले ही मुकर जाते थे या फिर रास्ते से हटा दिए जाते थे। लेकिन इस पूरी बेखौफ हुकूमत का सबसे पहली और तीखी चुनौती मिली गोरखपुर के गोरखपीठ से। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी और गोरखपुर से लगातार सांसद बन रहे योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में माफिया तंत्र, धर्मांतरण और तुष्टीकरण के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और जमीनी स्तर पर मुख्तार अंसारी के प्रभाव को चुनौती देनी शुरू कर दी। दोनों के बीच दुश्मनी की पहली चिंगारी 2005 के मऊ दंगे के दौरान भड़की। अक्टूबर 2005 में मऊ में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। कर्फ्यू लागू था, पूरा शहर जल रहा था और उसी माहौल के बीच मुख्तार अंसारी अपनी खुली जीप में एक हाथ से मूंछों पर ताव देते हुए और दूसरे हाथ में हथियार लहराते हुए सरेआम घूम रहा था। मुख्तार ने इस घटना का बकायदा वीडियो बनवाकर इलाके में बंटवाया ताकि उसका खौफ बना रहे। जब यह खबर गोरखपुर पहुंची तो योगी आदित्यनाथ चुप नहीं बैठे। उन्होंने मऊ जाने का और दंगा पीड़ितों से मिलने का ऐलान कर दिया। लेकिन तत्कालीन सरकार के इशारे पर योगी के काफिले को मऊ की सीमा पर दोहरी घाट में रोक दिया गया। इस घटना में दोनों के बीच की वैचारिक जंग को एक बेहद व्यक्तिगत और सीधी दुश्मनी में बदल दिया। मऊ दंगे के 3 साल बाद वो दिन आया जिसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे खूनी दिन कहा जाता है। 7 सितंबर 2008 योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आतंकवाद और माफिया राज के खिलाफ एक विशाल रैली का ऐलान किया था। आजमगढ़ उस समय मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता था। योगी आदित्यनाथ का काफिला गोरखपुर से निकला। काफिले में करीब 40 गाड़ियां थीं। पूरी दुनिया जानती थी कि योगी आदित्यनाथ हमेशा काफिले में मौजूद एक खास लाल रंग की एसयूवी गाड़ी में बैठते हैं। काफिला जब आजमगढ़ के तकिया इलाके के पास पहुंचा तो माहौल में अजीब सी खामोशी थी। ऐन मौके पर काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों और कुछ वफादारों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वे अपनी गाड़ी बदल ले। योगी जी ने सलाह मानी और काफिले में चल रही लाल एसयूवी से उतरकर बीच में दूसरी साधारण गाड़ी में जाकर बैठ गए। जैसे ही काफिला तकिया चौराहे के पतले मोड़ पर पहुंचा, अचानक चारों तरफ से हमला बोल दिया गया। सड़क किनारे बनी इमारतों की छतों, गलियों और दुकानों के पीछे छिपे दर्जनों शूटरों ने एक साथ ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी। सिर्फ गोलियां ही नहीं, काफिले की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए। पहली गाड़ी धमाके के साथ आग का गोला बन गई। हमलावरों की पूरी रणनीति एकदम साफ थी। वे उसी लाल एसयूवी को निशाना बना रहे थे और गोलियों से छलनी कर रहे थे जिसमें आम तौर पर योगी आदित्यनाथ बैठते थे। हमला इतना भयानक था कि गाड़ियों के शीशे उड़ गए, टायर फट गए और काफिले में अफरा तफरी मच गई। योगी के निजी सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। धुएं और गोलियों के गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों ने जान पर खेलकर योगी आदित्यनाथ की गाड़ियों को वहां से सुरक्षित निकाला। उस जानलेवा हमले में काफिले में शामिल एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में हुई पुलिस जांचों और खुफिया रिपोर्टों में यह बात पूरी तरह साफ हो गई
कि आजमगढ़ के उस चक्रव्यूह को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी और उसका सिंडिकेट ही था। उस हमले के बाद सालों तक सत्ता का समीकरण ऐसा रहा कि मुख्तार अंसारी पर कानून का हाथ कभी नहीं पड़ा। उसने राजनीतिक संरक्षण के दम पर अपनी जमानत और सुरक्षा तय रखी, लेकिन वक्त की सबसे खास बात यह है कि वह बदलता जरूर है। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश का इतिहास पलट गया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और गोरखपुर के वही सांसद जिनकी गाड़ी पर बम फेंके गए थे, उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही माफियाओं के दिन उल्टे गिने जाने लगे। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही राज्य में अपराध और माफिया राज को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने बाद में कहा भी था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। योगी सरकार ने प्रदेश में 66 सबसे बड़े माफियाओं की एक हिट लिस्ट तैयार की, जिसमें सबसे ऊपर नाम मुख्तार अंसारी का था। राज्य में एनकाउंटर नीति लागू हुई और माफियाओं के नेटवर्क पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। अपनी मौत सामने देख मुख्तार अंसारी ने बचने के लिए एक नया पैंतरा चला। 2019 पर पंजाब में दर्ज एक फर्जी रंगदारी के मामले का सहारा लेकर वह पंजाब की रोपड़ जेल में जा छिपा। पंजाब में उस समय की सरकार के संरक्षण में मुख्तार को जेल के अंदर वीआईपी सहूलियतें मिलती रहीं। जब भी यूपी की अदालतें या यूपी पुलिस मुख्तार को मुकदमों की सुनवाई के लिए मांगती थी, तो पंजाब का प्रशासन खराब सेहत, पीठ दर्द, डिप्रेशन का बहाना बनाकर उसे भेजने से इनकार कर देता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं थे। यूपी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महीनों तक चली कड़क कानूनी बहस के बाद मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए पंजाब सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और कड़ा आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा जाए। अप्रैल 2021 की एक सुबह जब यूपी पुलिस की भारी भरकम गाड़ियों का काफिला पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल के लिए रवाना हुआ, तो पूरी दुनिया ने देखा कि व्हील चेयर पर बैठा वो बाहुबली जिसके नाम से कभी पूरा प्रदेश कांपता था, खुद खौफ से थर-थर कांप रहा था। बांदा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के 30 साल पुराने साम्राज्य को एक-एक करके ध्वस्त करना शुरू किया। पहला वार उसके आर्थिक सिंडिकेट पर हुआ। योगी सरकार की बुलडोजर नीति ने मुख्तार, उसके बेटों, उसकी पत्नी और सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई जमीनों और संपत्तियों को निशाना बनाया। लखनऊ के पौष इलाकों से लेकर मऊ, गाजीपुर और बनारस में बने उसके आलीशान बंगले, अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गोदाम पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियां या तो जब्त कर ली गई या ढा दी गई। दूसरी बार उसके गैंग IS 191 पर हुआ। मुख्तार के सबसे खूंखार शूटर जो उसके इशारे पर किसी का भी खून कर देते थे, वो लोग कानून की गिरफ्त में आने लगे। मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा जैसे दुर्दांत शूटर गैंगवार और कानूनी शिकंजे में खत्म हो गए। तीसरा और सबसे बड़ा वार हुआ अदालतों के अंदर। सालों से जिन मुकदमों की फाइलें धूल फांक रही थी और गवाह डर के मारे कोर्ट नहीं जाते थे, योगी सरकार ने उन गवाहों को सख्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराया। स्पेशल मॉनिटरिंग के जरिए मुकदमों की पैरवी तेज की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस मुख्तार अंसारी को 40 साल में कभी किसी कोर्ट से सजा नहीं हुई, उसे 2022 से 2023 के बीच लगातार 7 बड़े मामलों में, जिनमें अवधेश राय हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड शामिल थे, इन सभी मामलों में उसे उम्र कैद और सख्त सजाएं सुनाई गई। उसका पूरा परिवार कानूनी शिकंजे में कस गया। बेटा जेल चला गया, पत्नी भगौड़ा घोषित हो गई और भाई कानूनी मुकदमों में उलझ गया। 28 मार्च 2024 की रात बांदा जेल की तन्हाई बैरक में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ी। दिल का दौरा पड़ने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह उस बाहुबली का अंत हुआ जिसने कभी बंदूक के दम पर कानून को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की। 2008 में आजमगढ़ की सड़क पर जिस सांसद को खत्म करने के लिए सैकड़ों गोलियां चलाई गईं, उसी सांसद ने कानून और राज्य की ताकत के दम पर माफिया के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। यह कहानी गवाही देती है कि वक्त से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता, और जब राज्य व्यवस्था ठान ले तो कानून के आगे हर डॉन का घमंड टूटकर बिखर जाता है। जय हिंद।